हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6 द्वितीयक क्रियाएं पाठ। इसके जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं, कुल 14 क्वेश्चन है आपके पाठ में। हमने पहले वीडियो में 7 क्वेश्चन आपको पढ़ाया था और दूसरा वीडियो फिर 7 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यानी 7 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो में बने रहिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को हम मौखिक आपको समझाएंगे और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आप वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो फिर क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में हमारी बातें आएगी कि राकेश सर का एक वीडियो देखे थे, वो हमको बहुत अच्छे तरह से समझाए थे। ठीक है, फिर आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे। देखिएगा, सुनिएगा मेरे भाई। औद्योगिक क्रांति के भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति जब होती है तो भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें दो बातें समझ में आती हैं कि जब औद्योगिक क्रांति होती है तो जहां हाथ से हम लोग सामान बनाते हैं तो वहीं पर अब बड़ी बड़ी मशीनों से बनती है, सामान बड़ी सस्ती बनती है। तो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो सब उद्योग क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या यही नहीं होता है? तो औद्योगिक क्रांति होने से भारत में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या ज्यादा थी। परिणाम हुआ कि हमारे जितने भी उद्योग थे सब धीरे धीरे क्या होने लगे, बंद होने लगे। तो ये हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र था, जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र, इस पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा है कि जितने लघु और हस्त उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, सब क्या हो गए, समाप्त हो गए, बड़े उद्योग। ये तो पाठ की बात थी, लेकिन कभी कभी होता क्या मेरे भाई कि बड़े बड़े उद्योग को भी कभी कभी मात देने के लिए छोटा उद्योग भी आ जाता है। कहेगा कैसे? देखिए, हम अपने हाथों से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं, तो बड़ी उद्योगों को भी हमारी सामना करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर कोई पूंजी नहीं लगती, कोई ज्यादा खर्च नहीं है और हाथों से हम लोग तैयार करके बेचते हैं। वहां पर बड़ी उद्योगों को भी कभी कभी ना सामना करना पड़ता है कि मार्केट में बहुत सारे वैसे प्रोडक्ट बना करके बेचे जा रहे हैं, तो बड़ी उद्योग वहां पर परेशान हो जाती है। हाँ, भले उसके पास पूंजी ज्यादा है, मुनाफा ज्यादा होती है, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन परेशानी उसे भी सहना पड़ता है। लेकिन हमको वो लिखना नहीं है। लिखिएगा कैसे? लिखिएगा, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति होने से हमारे भारत के जितने भी हस्त उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग थे, वह धीरे धीरे क्या होने लगे, बंद होने लगे। क्योंकि जो भारी उद्योग थी उस उद्योग का मुकाबला हमारी उद्योग नहीं कर सकी। परिणामतः हमारा अर्थ औद्योगिक क्षेत्र बंद होने लगा, उस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्याएं हैं। देखिए, अब हमारे देश में सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र के लिए कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्या क्या है? तो नंबर 1 समस्या हमारा है कि हमारे भारत में सभी जगह कपास का उत्पादन होती नहीं। कुछ ही जगह है भारत के हिस्से जहां कपास का उत्पादन होती है। ठीक है, अच्छी कपास उत्पादन होती है, लेकिन हमारी देश की कपास की एक समस्या है कि लंबी रेशे वाली कपास नहीं होती है। अब हमें अच्छी अगर रेशा तैयार करना होता है तो हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है बड़ी लंबी रेशे वाली कपास, तब जाकर के हम लोग धागा तैयार कर पाते हैं, फिर हम लोग उत्पादन कर पाते हैं। तो हमारी जो वस्त्र उद्योग है उसकी सबसे बड़ी समस्या कि हमारे यहाँ कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरी समस्या है कि भारत में जितने भी कपड़ा मिले हैं ना, वो अधिकांश पुरानी है और वहां पर अच्छी तकनीक नहीं है। मिल मालिकों के पास उतनी ज्यादा पूंजी नहीं है जो आधुनिक तकनीक का मशीन लगाए, तो परिणाम उत्पादन कम होती है, कीमत ज्यादा लगती है। क्लियर? तो हमारे वस्त्र उद्योग की 2 समस्या। पहली समस्या कि अच्छे लंबे रेशे वाली कपास हमारे देश में नहीं है, उसे हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और दूसरी समस्या कि जितने भी हमारे यहाँ कपड़ा मिले हैं वो सारी पुरानी मिले हैं, तो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, उन्हीं पुरानी चीज़ों में बनाना पड़ता है,
जिसके कारण उत्पादन हमारी क्या हो रही है, महंगी हो रही है। तो ये दो हमारी समस्या सूती वस्त्र की। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग भाई। तो आप लोग आशा करते हैं 9 तक समझ गए। तो हम लोग 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10, वे कौन से बृहत कारक हैं जो उद्योग धंधों की अवस्थिति पर प्रभाव डालता है। अब देखिए वे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी उद्योग धंधा को ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब कहना क्या है मेरे भाई, उद्योग को प्रभावित करने वाले हमने 2 कारक बताया था, एक था भौतिक कारक और एक थी मानवीय कारक। भौतिक कारक में है जलवायु, मानवीय कारक में है पूंजी, है ना। तो सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए, अगर याद ना रहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि हमारे उद्योग को प्रभावित करने वाले कुछ मूल कारक हैं। नंबर 1 पूंजी, किसी उद्योग को आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पर्याप्त पूंजी होनी जरूरी। दूसरा है नजदीक में कच्चा माल, आप जिस उद्योग को स्थापित करने की बात सोच रहे हैं उसका जो कच्चा माल है वो नजदीक में उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरा है कुशल कारीगर, यानी आप जिस उद्योग को लगा रहे हैं क्या उस उद्योग को लगाने के लिए, चलाने के लिए कुशल कारीगर है। चौथा है अनुकूल वातावरण, यानी आप जिस उद्योग को वहां लगा रहे हैं उसके लिए वहां की वातावरण उस उद्योग के लिए सही है कि नहीं है। सस्ते दर पर विद्युत, आपके राज्य, आपके देश में, आपके क्षेत्रों में क्या सस्ते दरों पर बिजली उपलब्ध है कि नहीं। परिवहन के साधन, सरकार का संरक्षण, नजदीक में बाजार, ये सारी क्रियाएं ना हमारी उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करती है कि हम उद्योग जो लगाएंगे तो ये सब साधन अगर सही है तो हमारी उत्पाद सस्ती होगी, मुनाफा ज्यादा होगा। अगर इन कारकों में कुछ कारक अगर मिल रहे हैं तो चलेंगे, लेकिन कुछ कारक अगर नहीं हो तो लगभग उद्योग नहीं के बराबर चलते हैं। ठीक है, या आप स्थापित कर भी लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो फेल्योर कर जाए। यानी उद्योग की स्थापना के लिए कुछ मूल कारक हैं, उन मूल कारकों को होना जरूरी है। जैसा कि पहला हमारी पास पूंजी, दूसरा है नजदीक में कच्चा माल, तीसरा है सस्ते दर पर विद्युत, अनुकूल वातावरण, कुशल कारीगर इत्यादि। तब जाकर के आपका उद्योग चलेगा। यानी उद्योग की स्थापना में ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का क। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई लोहा इस्पात उद्योग को हम लोग आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो आधारभूत का मतलब होता है कि वैसे उद्योग जिस पर सभी उद्योग निर्भर करते हैं, सभी उद्योग जिस पर निर्भर करते हैं, अब उसको कहते हैं हम लोग आधारभूत उद्योग। जैसे देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है वो आधारभूत उद्योग, क्योंकि उनमें बहुत सारे उद्योग के लिए मशीनें तैयार होती हैं। अब अगर लोहा इस्पात उद्योग बंद हो जाए तो लगभग बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन सारे उद्योग के लिए जो कच्चा माल है यानी मशीनरी है वो कौन देता है, लोहा इस्पात। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है। अगर आपको एक तेल मिल लगानी हो, सरसों का तेल मिल, उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, लोहा की मिलें चाहिए, तभी आपका उद्योग चलेगा। आटा पीसने वाली मशीन चाहिए, वो भी लोहे की बनी होती है, वो भी आपको चाहिए लोहा इस्पात उद्योग से। इसी तरह से अन्य प्रकार की मिलें जो भी आप लगाना चाहते हैं सबका मशीन कहाँ से आएगा, लोहा इस्पात उद्योग से। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग को कहते हैं लोग आधारभूत उद्योग। के लिए आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है निरुद्योगीकरण। तो निरुद्योगीकरण का मतलब है, अभी आपने क्या समझा कि उद्योग लगाते हैं लेकिन किसी कारण से उद्योग के प्रभाव धीरे धीरे कमने लगते हैं और वह बंद हो जाती है, इसी को कहते हैं निरुद्योगीकरण। निरुद्योगीकरण मतलब क्या कि उद्योग लगाया और उद्योग लगने के बाद वह किसी कारण से धीरे धीरे क्या हो गए, बंद हो गए, इसको कहते हैं निरुद्योगीकरण। बंद हो गया उद्योग तो क्या बोलेंगे, निरुद्योगीकरण। जैसे अपने समस्तीपुर की ही बात करें, हमारे समस्तीपुर में चीनी मिलें थी, बहुत समय चली, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं कारण जो भी था वो धीरे धीरे बंद हो गई। ये क्या था, निरुद्योगीकरण। ठाकुर पेपर मिल थी समस्तीपुर में, वो बंद हो गई, ये क्या था, निरुद्योगीकरण।
जूट मिल था वो बंद है, किस कारण पता नहीं, जो भी है, लेकिन निरुद्योगीकरण, उद्योग बंद हो गया ना, तब बंद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निरुद्योगीकरण के लिए। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, गौ पुनर्निरुद्योगीकरण की अत्यधिक विकसित देशों में क्या विशेषता है। देखिए, जो अत्यधिक विकसित देश है वहां उद्योगें लगती हैं और बंद भी होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही ऐसी घटना घटती है, अन्य देशों में भी ये घटना घटती है कि उद्योग लगते हैं, उद्योग बंद भी होते हैं। लेकिन जो पूर्ण विकसित देश है वो क्या करती है कि अगर उद्योग बंद हो रही है तो उसके जगह पर दूसरा उद्योग या उसी उद्योग को फिर से शुरू किया जाता है। तो जब दोबारा उद्योग लगाते हैं ना, इसको कहते हैं पुनः निरुद्योगीकरण। ठीक है, एक है सीधे निरुद्योगीकरण, यानी उद्योग बंद हो रहा है, और निरुद्योगीकरण का मतलब एक बार उद्योग हमने लगाया, अगर वो बंद हो गया तो या तो उस जगह पर दूसरी उद्योग हो या उसी उद्योग को फिर से चालू किया जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग पुनः निरुद्योगीकरण। ठीक है, एनी डाउट, दोबारा उद्योग लगाना, पुनः उद्योगीकरण, एनी डाउट। चलते हैं, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ग समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ, सुनिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित उद्योगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब छोटे छोटे शब्द हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखना है, माने इनके बारे में आपको लिखना है। चलिए नंबर 1 सुनिएगा, कह रहा आपसे छोटे पैमाने का उद्योग, तब वैसे उद्योग जो कम पूंजी में चलाई जाती है, कम मजदूर में काम चलता हो या घर के सदस्य द्वारा ही चलता हो, तो ऐसे उद्योग को कहते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, छोटे पैमाने का उद्योग। वैसा उद्योग जिसमें कम पूंजी में, कम जगह में और कम लोगों द्वारा चलाई जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, छोटे पैमाने का उद्योग। आगे है सिलिकॉन घाटी क्या है। तो हमने बताया था कि सिलिकॉन घाटी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का एक श्रेय है। इसका श्रेय फ्रेडरिक टरमान के कार्य प्रतिफल है। 1930 में टरमान ने इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर छात्रों को अपने क्षेत्र छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं दिया था। 1930 में जो टरमान है उन्होंने इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर को कहा कि आप अपने क्षेत्र में बाहर नहीं जाएंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज के सामने ही एक गैरेज खोली और इलेक्ट्रिक का काम शुरू किया, और वहीं पर इंजीनियर के छात्रों ने कुछ सूचना प्रौद्योगिकी का काम शुरू किया। परिणाम था आज इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि इत्यादि शुरू है। ये किसके कारण है, टरमाइन के कारण, यानी उन्हीं को श्रेय जाता है। इसको कहते हैं हम लोग सिलिकॉन घाटी, यानी वैसी घाटी जहां सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र लगाए गए हैं, जहां से जितने भी इंटरनेट का काम है, कंप्यूटर का काम है, ये होती है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलिकॉन घाटी। जैसे हमारे भारत में बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी भारत का कौन है, तब बंगलुरु। ठीक है, अमेरिका का है कैलिफोर्निया, अमेरिका का कौन है, कैलिफोर्निया। इसी तरह से हर देशों का है, लेकिन आपकी किताब 2 ही बता रहा है, तो हमने 2 बता दिया आपको। अमेरिका का कौन, कैलिफोर्निया, और भारत का कौन, बंगलुरु। ठीक है, तो सिलिकॉन घाटी समझ गए, जहां सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र है। तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उद्योगों की परंपरा, उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब फिर से वही बात पूछ रहा है भाई, उद्योग की स्थापना को कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो लिखेंगे उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। नंबर 1 हमने बताया था पूंजी। अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी हो तभी आप उद्योग लगा सकते हैं। दूसरा, उद्योग को अगर आप लगाने के लिए चले हैं तो उद्योग को लगाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वहां पर कच्चा माल नजदीक में होनी चाहिए, तब आप उद्योग अच्छी तरह लगा सकते हैं। तीसरा है कि आप जिस उत्पादन को करने जा रहे हैं उसकी बिक्री बाजार जो है वह पास में है कि नहीं है। चौथा है सस्ते मजदूर, सस्ती बिजलियां, सरकार का संरक्षण, यातायात के साधन, जल की उपलब्धता। इन सारी बातों ने हमारी उद्योग को प्रभावित करती है। ठीक है, तो लिखेंगे उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, पूंजी, फिर 2 लाइन लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा कच्चा माल, 2 लाइन लिख दीजिएगा, बाजार, बिजली, परिवहन, यातायात के साधन, सस्ते मजदूर इत्यादि इत्यादि। हम सब बताना क्या है तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। आगे हैं लोहा इस्पात उद्योग।
तथा पेट्रो रसायन उद्योग का विश्व वितरण का वर्णन। देखिए लोहा इस्पात विश्व में कहाँ कहाँ है और पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ कहाँ है, इन सारी बातों को यहाँ दिया गया है। सुनिएगा, लोहा इस्पात उद्योग विश्व वितरण में अमेरिका के पीटर्सबर्ग, शिकागो, ईरी, ये अमेरिका में लोहा इस्पात केंद्र का बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरा है यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ये यूरोप के प्रमुख क्या हैं, लोहा इस्पात केंद्र हैं। एशिया में चीन, जापान, भारत, ये प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा इस्पात केंद्र है। और भारत में जो 10 लोहा इस्पात केंद्र हैं, जो उद्योग हैं, उसका हमने लिस्ट पढ़ाते समय दे दिया था, आप उसको देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। कि जैसे जमशेदपुर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, किसने लगाया, तो वह निजी क्षेत्र का उद्योग है, जमशेद जी टाटा ने लगाया था। इसी तरह से बोकारो स्टील प्लांट लगभग 1963 में लगी थी, किसकी सहायता से, तो सोवियत रूस की सहायता से, सोवियत रूस की सहायता से, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो ऐसे करके कौन निजी है कौन सार्वजनिक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ है वो भी याद रखना है, कब लगा था वो भी याद रखना है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा किस राज्य में। आगे है पेट्रो रसायन उद्योग, इसमें प्लास्टिक, रेशा, उर्वरक उत्पाद इत्यादि। जैसे हमारे झारखंड के सिंधरी में एक पेट्रो रसायन उद्योग है, तेलंगाना के रामागुंडम में है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग है। जैसे हमारे बरौनी में भी एक है तेल शोधक कारखाना है, उसी के बगल में है उर्वरक उद्योग। ठीक है, वो भी क्या है, पेट्रो रसायन उद्योग है। जैसे सिंधरी है ना, सिंधरी पहले बिहार में ही था, बंटवारा होने के बाद कहाँ चला गया, झारखंड चला गया। तो उसी तरह से हमारे बरौनी में भी है उर्वरक उद्योग, जो बरौनी में है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, आशा करते हैं हमारी सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।